Very good morning to all of you, and now I'll be starting up with e-commerce, and we were doing unit 3, और हम लोगों ने unit 3 में काफी कुछ देख रखा है, और अब हम लोगों को जो है कस्टमर एसेट मैनेजमेंट करेंगे। I'll be sharing you the screen, और स्क्रीन में आप लोगों को दिखेगा कस्टमर एसेट मैनेजमेंट वगैरह में हम लोगों ने यूनिट 3 जब किया था तो उसमें हम लोगों ने सेलिंग चेन मैनेजमेंट कर लिया था, ऑपरेटिंग रिसोर्स मैनेजमेंट कर लिया था, और इसके बाद हम लोगों ने ये भी कर लिया था कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है। तो अब जो है वो कस्टमर एसेट मैनेजमेंट है। कस्टमर एसेट मैनेजमेंट क्या होता है ये देखिए ध्यान से। कस्टमर एसेट मैनेजमेंट, एसेट का मतलब समझिएगा, कस्टमर का एसेट होता क्या है, ठीक है। तो it is a comprehensive solution which provides organization with all the necessary tools. जितने भी tools हैं हमारे पास, it is a comprehensive solution which provides organization with all the necessary tools. मतलब जितने भी जो कस्टमर को बेनिफिट्स देने वाली चीजें हैं या कस्टमर का जो भी क्वेरीज है, उस सॉल्यूशन को प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास जितने भी टूल्स अवेलेबल हैं उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो उसी को बोलते हैं कि इट इज कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन, है ना, विच प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, किसको? हमारे कस्टमर्स को। और ये कैसे किया जाता है? तो इट गिव्स द following benefits, means to answer it needs to give the following benefits। तो यहाँ पर जो है कुछ बेनिफिट्स दिए हुए हैं कि क्या क्या जो है कस्टमर के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि कस्टमर हमारे पास अट्रैक्ट होगा। कस्टमर पर हम ध्यान देंगे तभी तो कस्टमर अट्रैक्ट होगा हमारी तरफ, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो जो कस्टमर को अट्रैक्ट करना है तो उसके लिए क्या होगा? गिव्स ऑर्गेनाइजेशन मोर टाइम टू फोकस ऑन बिजनेस। ऑर्गेनाइजेशन को टाइम देना चाहिए ताकि अपने बिजनेस पे ज्यादा फोकस कर सके। एंड गिव द फ्रीडम टू क्रिएट प्रोडक्ट एंड बिजनेस स्ट्रैटेजीज। और उसके पास ये फ्रीडम होना चाहिए ताकि आपका जो स्ट्रैटेजी है, जो प्रोडक्ट को क्रिएट करने की जो स्ट्रैटेजी है या बिजनेस को क्रिएट करने की जो स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही तरीके से सही समय पर काम में आए। तो ये सारी चीजें हम लोगों को ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज it enables organization to pick and choose setting that best fits the business needs। अब ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशन को इतनी बेनिफिट्स मिलने चाहिए ताकि कस्टमर को वो बेनिफिट दे सके। मतलब कुछ लिबर्टीज ऑर्गेनाइजेशन को मिलने चाहिए कि कुछ ऐसे सेटिंग्स हो जो कि वो पिक एंड चूज कर सके खुद से। मतलब अगर कुछ सॉफ्टवेयर हम लोग बना रहे हैं या कोई सॉफ्टवेयर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास इसकी लिबर्टी होनी चाहिए कि कौन सा बटन्स का प्रयोग करना है, कहाँ पर कौन सी चीजों का प्रयोग करना है, ताकि जो है हमारा बिजनेस सही तरीके से काम करे। एंड इट शुड एनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू पिक एंड चूज सेटिंग्स। कैसा सेटिंग्स रहे उसका, वो ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में होना चाहिए। दैट वर्क्स एंड फिट्स द बिजनेस नीड्स, ताकि बिजनेस की जो जरूरतें हैं वो सही तरीके से पूरी की जा सके। सच मैकेनिज्म आर डिस्प्लेड फॉर ऑटोमेटिक कैंडिडेट सेपरेशन। तो ऐसे जो मैकेनिज्म होते हैं दे आर बेसिकली, क्या होता है कि ये डिस्प्ले करते हैं कि ऑटोमेटिकली किस तरीके से जो है हम अकाउंट्स को या फाइनेंस को जो है अलग अलग कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट बटन्स होते हैं। भाई अकाउंट्स पे क्लिक किया तो अकाउंट्स का पूरा चीज आ गया, या फिर फाइनेंशियल चीजें देखनी, कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्टमेंट किया, तो वो सी चीज अलग से बटन बना दो, उसको देख लो। तो हर चीज के लिए अलग, जैसे कैसे हम लोग किसी भी सॉफ्टवेयर में देखते हैं कि फाइल होता है, एडिट होता है,
व्यू होता है, तो फाइल में अलग अलग चीजें होती है, व्यू में अलग अलग चीजें होती है। तो ये सब बटन्स क्रिएट करने की और उसमें जो है कौन सी चीजें डालनी है, ये लिबर्टी तो ऑर्गेनाइजेशन के पास होनी चाहिए, है ना। तो इट्स नॉट अबाउट ओनली द सॉफ्टवेयर फील्ड, इट्स अबाउट ऑल द फील्ड्स, है ना। कई सारी चीजें जो है कस्टमर की जो चीजें हैं या कस्टमर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैच करे, बट ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ लिबर्टीज हो ताकि वो कस्टमर को फाइनेंशियली सॉरी कस्टमर को एफिशिएंटली अपनी सॉफ्टवेयर से या अपनी चीजों को सही तरीके से रख सके। It provides organization an initial sense of security and ensuring future client. और इस वजह से क्या होता है कि जो हमारा क्लाइंट है वो फुली सेटिस्फाई हो जाता है और एक काइंड का सिक्योरिटी भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कई सारी चीजें अवेलेबल होती है ऑर्गेनाइजेशन के पास कि किस तरीके से हमने उस सॉफ्टवेयर को कैसे क्रिएट किया हुआ है। तो उससे क्या होता है कि जब हम लोगों को मालूम है कि सॉफ्टवेयर कैसे क्रिएट होता है, किस तरीके से कौन सी चीजें कहाँ लगाई गई हैं, तो वो बंदे को अगर प्रॉब्लम होगा फ्यूचर में, किसी कस्टमर को या क्लाइंट को अगर प्रॉब्लम होगा तो वो आप ही को अप्रोच करेगा। क्यों? क्योंकि आपने ही उस सॉफ्टवेयर को बनाया है। तो ये एक सिक्योरिटी भी देता है कि हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो हम ही उसको यूटिलाइज करेंगे, उसको हम ही मेंटेन करेंगे। ये जनरली एक सिक्योरिटी होता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं, वो दूसरे लोग भी कर सकते हैं। चेक वेदर द कस्टमर हैज टेकन आउट अ क्रेडिट विद द बैंक or not, and during the process the system will also check for its loan account status and see whether it is still active and it is idle or finished. तो यहाँ पे ये कहता है कि कस्टमर के बारे में हम लोग भी जानेंगे, ऑर्गेनाइजेशन जानेगा कि भैया कस्टमर ने क्या किया है, कस्टमर ने हमें पेमेंट करने के लिए कोई लोन वगैरह लिया है, और अगर लोन वगैरह लिया है तो कितना लोन लिया है, क्या लिया है, किस तरीके से वो चुकाएगा, और ये सब सारी चीजें हमें भी पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें ये जानना बहुत जरूरी होता है कि हमारा जो लोन, हम लोन लेकर के हमारे नाम पर उसने लोन लिया, कस्टमर ने, क्लाइंट ने हमारे नाम पे लोन लिया और पता चला कि वो लोन लेता ही जा रहा है, हमारा लोन खत्म भी हो गया, जो पैसे हमें चाहिए थे मिल भी गए, लेकिन वो बंदा लोन लिए जा रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए जो है वी द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू कीप एन आई ऑन द कस्टमर्स, तो कस्टमर को ये ध्यान में रखेगा। Gives an extra assurance towards bank that every credit the bank going to distribute disburse to the client who have bad credit history. अब वैसे लोगों को हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे या बैंक भी सपोर्ट नहीं करेगा जिसकी बैड क्रेडिट हिस्ट्री रही है, मतलब लोन लिया और सही टाइम पे नहीं चुकाया है। तो ये सब इंफॉर्मेशन भी हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए, है ना। Gives organization the option to offer clients on the way to do transactions. कई बार जो है हम लोग क्लाइंट्स को ऑप्शन देते हैं कि किस तरीके से ट्रांजैक्शंस आपको करने हैं, मतलब अगर आपको पैसे देने हैं तो यू कैन गिव बाय चेक मोड, बाय डिमांड ड्राफ्ट्स और बाय ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। तो इट गिव्स ऑर्गेनाइजेशन द फ्लेक्सिबिलिटी इन सेटिंग द टेम्पो। ये जो है ऑर्गेनाइजेशन को सेटिंग जो करना है, ऑर्गेनाइजेशन की जो सेटिंग है उसको चेंज करने में हमारे मदद करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहीं से हमें पैसे आने हैं। नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड्स ऑल द टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन दैट आर नीडेड इन प्रोवाइडिंग अ ग्रेट वर्किंग कंडीशन। अब ये कहता है कि इट प्रोवाइड्स ऑल द टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, कहने का मतलब कि जो भी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस हैं जो हमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं, दैट विल बी अ ग्रेट वर्किंग कंडीशन। कहने का मतलब कि ये जितने भी टेक्नोलॉजी जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो दैट विल बी नीडिंग इन प्रोवाइडिंग अ ग्रेट वर्किंग कंडीशन, मतलब जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं वो एक अच्छा एटमॉस्फेयर हमें देगा, हमें एक अच्छा वर्किंग कल्चर देगा, और जो हमारे पास जो कंडीशंस है, वर्किंग कंडीशंस, वो हमें अच्छा मिलेगा तो हम लोग ज्यादा अच्छे से काम कर सकेंगे, एफिशिएंट काम कर सकेंगे।
अब यहाँ पे मेन फीचर्स ऑफ कैम है। कैम के मेन फीचर्स क्या क्या हैं, यहाँ पे देखिए मेन फीचर्स क्या क्या है। सबसे पहला है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, दूसरा है मल्टीपल फाइनेंशियल चैनल, तीसरा है मल्टी करेंसी, चौथा है मल्टी प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पे देखिए रिस्क मैनेजमेंट क्या है। तो यहाँ पे सबसे ये फर्स्ट पॉइंट था पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, और सेकंड पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट। तो दो चीजें हैं, है ना, जो आपका फीचर है कैम का, उसमें दो चीजें हैं। कौन कौन से हैं? पहला पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, दूसरा रिस्क मैनेजमेंट। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है मल्टीपल फाइनेंशियल चैनल, मल्टी करेंसी और मल्टी प्रोडक्ट, जबकि आपका रिस्क मैनेजमेंट के अंदर जो है डिफरेंट चीजें आती हैं, जैसे एलिजिबिलिटी, डुप्लीकेशन, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्या होता है कि हम लोग ये देखते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में कि जितने भी जो मैनेजिंग एक्टिविटीज हैं उसमें आपका जो डिफरेंट जो जितने भी आपके फाइनेंशियल से रिलेटेड, फिनांसेस से रिलेटेड, या फिर कई बार क्या होता है कि कंपनी जो है काम कर रही है अपने मतलब कंपनी है तो अपने तरीके से काम कर रही है, और जो क्लाइंट है वो उसको जो अमाउंट देना है या उसको जो पैसे देने हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो डिसाइड होता है कि आप कहाँ से लिए हैं लोन, आपने कैसे लोन लिया है, किस तरीके से आप हमें चुकाएंगे, कब तक चुकाएंगे। तो उसकी पूरी जो डिटेल स्टडी है वो इस मल्टीपल फाइनेंशियल चैनल में होती है। दूसरा होता है मल्टी करेंसी। कई बार क्या होता है कि कुछ टैक्स रिबेट्स पाने के लिए कई बार हम लोग डिफरेंट करेंसीज का उपयोग करते हैं। जैसे अगर मान लिया कि हमें इंडिया में, अगर मान लिया यूएसए का क्लाइंट है और इंडिया में सॉफ्टवेयर बनवा रहा है, तो इंडिया में जो वो पेमेंट करेगा वो इंडियन रुपीज में अगर करता है तो हम लोग टैक्स से बच जाएंगे, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टैक्स से बच जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने जो सर्विस काम किया है उसका वो पैसा मिला है, और हाँ, केवल और केवल सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। जबकि अगर आप जो क्लाइंट है वो डॉलर्स में ही हमें पे करता है, तो उसमें क्या हुआ कि डॉलर्स को रुपये में चेंज करने में हमें टैक्स देना पड़ेगा, और फिर जब रुपये में चेंज हो जाएगा तो रुपये का जो टैक्सेस है वो भी हमें पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग मल्टी करेंसी जनरली हम लोग देखते हैं कि अच्छा कुछ भाई कई बार ऐसा होता है कि, लेकिन उनको ये जो टैक्सेस हैं वो हमें 2 बार पे करना पड़ रहा है, लेकिन जो यूएस के क्लाइंट है उसको कोई भी टैक्सेस नहीं देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने पैसे दिए हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कुछ करेंसीज इंडियन रुपीज में ले लेते हैं और कुछ करेंसीज हम लोग यूएस डॉलर्स में ले लेते हैं, ताकि जो है बैलेंस बना रहे। नेक्स्ट है मल्टी प्रोडक्ट। तो ये मल्टी प्रोडक्ट जो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का बहुत ही बड़ा चीज है कि एक ही सॉफ्टवेयर से कई सारे काम किए जा सकते हैं। मतलब अगर मान लिया कि एक सॉफ्टवेयर आपने बनाया है तो उस सॉफ्टवेयर के जरिए हम लोग कई सारे काम भी कर सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट डिटेल्स है मान लिया, तो उसी के बेसिस पे लाइब्रेरी डिटेल्स बना देंगे, उसी के बेसिस पे हम लोग कस्टमर डिटेल्स बना देंगे, उसी के बेसिस पे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम की बेसिस पे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बना देंगे। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम लोग कर सकते हैं। तो एक ही प्रोडक्ट से कई सारे मल्टीपल प्रोडक्ट भी जन्म ले सकते हैं, कई सारे मल्टीपल प्रोडक्ट भी बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है समझिएगा। रिस्क मैनेजमेंट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है कि रिस्क मैनेजमेंट में जब भी आप करते हैं, जब भी आप कोई कंपनी खोलते हैं तो कंपनी का रिस्क बियर करता है रिस्क मैनेजर। अब ये रिस्क बियरर क्या होता है, जैसे कंपनी अगर कहीं भी पैसा लगाएगी या कहीं कंपनी किसी भी चीज में पैसा लगाएगी, किसी भी सॉफ्टवेयर में, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, तो जो रिस्क मैनेजर है उसके उस कंपनी के रिस्क को देखता है। वो ये देखता है कि इस पर्टिकुलर कंपनी में अगर हमें हमें ये इस पर्टिकुलर कंपनी में जिसमें मैं काम कर रहा हूँ इसका सबसे कम रिस्क पर हो, मतलब
कि हमारे लगाए हुए कहीं पर भी किसी भी कोई भी पैसा अगर हम लगाते हैं तो वो डूबे ना, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये पूरा समझिए कि मैनेजमेंट ही दिख जाता है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप कहीं पैसे लगा रहे हो और वो डूब जाएगा तो इससे बढ़िया है कि आप पैसे ही ना लगाओ। तो रिस्क मैनेजर क्या करता है, इट ही चेक्स एवरी डेलिकेट पार्ट ऑफ द कंपनी कि कहाँ पैसे लगाने हैं, कहाँ नहीं लगाने हैं, कहाँ से हमें फायदा होगा, ये सब रिस्क मैनेजमेंट देखता है। अब यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्या है। कैम फिल्टर्स ऑल इनकमिंग अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल चैनल लोन रिक्वेस्ट। तो जो कस्टमर एसेट मैनेजमेंट है वो फिल्टर कर लेता है कि जितने भी अकाउंट्स आने वाले हैं उसके फाइनेंशियल लोन्स वगैरह, फाइनेंशियल चैनल के जो लोन हैं वो किस तरीके के आए हुए हैं। दूसरा है डुप्लीकेट कस्टमर चेकिंग। डुप्लीकेट कस्टमर चेकिंग का मतलब यह है कि जो आपका कस्टमर है डुप्लीकेट कस्टमर चेकिंग में जो आपका कस्टमर है कस्टमर एसेट मैनेजमेंट में, वो 2-2 बार 3-3 बार चेक करता है कि जितना भी हमारे पास कस्टमर हैं या उसके जो डेटाबेसेस हैं वो सब सही से है या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस तरीके से ये चीज़ें काम करेंगी। जैसे डुप्लीकेट कस्टमर चेकिंग, कस्टमर एसेट मैनेजमेंट डबल चेक्स ऑल पोटेंशियल कस्टमर्स। जितने भी पोटेंशियल कस्टमर्स जो बार बार हमसे खरीदारी करते हैं उनको पोटेंशियल कस्टमर कहते हैं। विथ बैंक्स डेटाबेसेस, तो उनके बैंक के डेटाबेसेस को भी चेक करते रहता है टू सी लोन अकाउंट्स, उसके प्रति कोई लोन अकाउंट है या नहीं है। एंड he also checks the status whether it is still active or not, जितना भी लोन अगर लिया है वो अभी एक्टिव है या नहीं। तो ये सब चीजें हैं। दूसरा है ब्लॉक लिस्ट चेकिंग, सॉरी ब्लैक लिस्ट चेकिंग। ब्लैक लिस्ट चेकिंग का मतलब होता है कि कई सारे कस्टमर एसेट मैनेजमेंट में चेक हो जाता है कि कोई भी काम को या कोई भी डेटा जो है वो अपलोड हुआ है किसी सेंट्रल बैंक के अनुसार, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई लोन लेने वाला है जो वो ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है ना। तो ये सब चीजें हमें चेक करनी पड़ेंगी। CAM चेक्स अप अपलोडेड डेटा अगेंस्ट द सेंट्रल बैंक्स ब्लैकलिस्ट टू एंश्योर सेफ्टी एंड क्वालिटी क्रेडिट। क्यों? क्योंकि उसको उसी से पैसे आने हैं, तो ब्लैक लिस्टिंग कहीं पे नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है कैश फ्लो। ठीक है, कैश फ्लो। अब ये कैश फ्लो क्या होता है, इसमें देखिए पहला पार्ट है मिररिंग। तो कस्टमर एसेट मैनेजमेंट इज एबल टू मॉनिटर एंड मॉनिटर एंड यूजर्स। तो कस्टमर एसेट मैनेजमेंट क्या करता है कि वो मॉनिटर करता है एंड यूजर को, है ना, पेमेंट्स थ्रू इट्स फाइनेंशियल चैनल्स। तो एंड यूजर को जो है वो मॉनिटर करता है और उसके पेमेंट्स को मॉनिटर करता है अपने फाइनेंशियल चैनल्स के अनुसार। ठीक है, तो कस्टमर एसेट मैनेजमेंट क्या करता है, ही मॉनिटर्स एंड यूजर्स पेमेंट्स, मतलब जो भी हमारा पेमेंट्स है उसको वो फाइंड आउट करता है थ्रू इट्स फाइनेंशियल चैनल, मतलब कि जो उसने पेमेंट किया है, जो उसने शो किया है, उसी माध्यम से उसका पेमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। वेयर द पेमेंट विल ऑटोमेटिकली बीइंग फॉरवर्डेड टू लोन। तो ये जो ऑटोमेटिकली जो आपका पेमेंट है वो लोन के माध्यम जो है फॉरवर्ड हो जाता है और उस लोन में वो बता दिया जाता है कि अच्छा 20 लाख 25 लाख 50 लाख ने हमारी कंपनी को मिला है। तो इस तरीके से वो बता देता है। टू अ लोन ओरिजिनेटिंग बैंक, all calculations of fees, fines and interest rates are recorded based on the date and the amount of payment made by the users towards their financial channel। तो जितने भी हम लोग जो फाइनेंशियल चैनल कंपनी है उन सब में वो चीज नोट होता है कि कौन आदमी कहाँ से कितना लोन लिया, क्या पैसा लिया, क्या उठाया मार्केट से। तो उन सब चीजों का एक डेटाबेस होता है, उसका रिकॉर्ड्स मेंटेन किया जाता है। तो इसको कहते हैं मिररिंग। क्यों? क्योंकि जितना पैसा वो उठाएगा उतना ही हमें रिफ्लेक्ट भी होगा, दिखेगा भी कि कितना पैसा उठाया है मार्केट से।
जबकि एक नॉन मिररिंग चीज भी होता है। इसमें क्या होता है कि कस्टमर एसेट मैनेजमेंट इज एबल टू मॉनिटर एंड यूजर पेमेंट्स थ्रू इट्स फाइनेंशियल चैनल। जो भी फाइनेंशियल चैनल है उसी से वो पेमेंट करेगा। लेकिन वेयर द पेमेंट डज नॉट गेट फॉरवर्डेड टू द लोन ओरिजिनेटिंग बैंक, तो ये क्या होता है कि कई बार बैंक के थ्रू लोन के थ्रू नहीं आता है, बैंक के पास लोन के थ्रू नहीं आता। क्यों नहीं आता है? क्योंकि लोन अमाउंट जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा पैसे गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे। तो वो चीजें से बचने के लिए कुछ टिकड़म लगाया जाता है, कुछ ना कुछ दूसरे तरीके लगाए जाते हैं ताकि हम लोगों का आसानी से काम हो सके। All transactions of payment fees and interest will be paid by the financial channel periodically। तो ये जो है ना फिक्स कर दिया जाता है कि भैया 15 दिन, हर 15 दिन पर आप अपने पैसे को हमें ट्रांसफर करते रहेंगे और हम आपको अपना काम दिखाते रहेंगे कि हमने इतना काम किया है ना। तो विल बी पेड बाय द फाइनेंशियल चैनल पीरियोडिकली, या फिर डेली बेसिस पे भी दिखा सकते हैं। पीरियोडिकली मतलब एक वीक में या 15 दिन में, महीने में, तो इस तरीके से। और वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है फिर फाइनेंशियल चैनल या बैंक अकाउंट से। तो ये बहुत जरूरी है कि हाँ, ये मिररिंग नहीं हो रहा है, जिस समय पैसा दिया उसी समय कट रहा है, ऐसा नहीं है। इन्होंने सिक्योर कर दिया कि चलिए भाई हम आपको जो है ये पैसे दे देंगे, और वो बैंक के तरफ से वो सिक्योरिटी होती है, इतना 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 पैसा इनको इतने इतने दिनों पे दिया जाए। तो जिस हिसाब से काम होता है उस हिसाब से पैसा आते रहता है। तो ये नॉन मिररिंग कहलाता है। तो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। अब इसके बाद और कुछ भी नहीं बचा हुआ है इस यूनिट में। तो ये यूनिट खत्म हो जाता है आपका। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट्स इफ यू वांट। और इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट यूनिट 4 में चलेंगे, और यूनिट 4 में ये देखेंगे किस तरीके से कौन कौन सी नई टॉपिक्स जो है यूनिट 4 में दिए गए। So thank you guys. Thanks a lot. We'll meet in the next class. Hope you had a great day today. Bye bye. Take care.